Hello everyone. So today we'll start with the another topic of Unit 3, which is specific heat anomaly of metals and its solution. Now इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें we'll study that what will happen to the specific heat of metals at different temperatures. ठीक है? Now, it has been shown experimentally that the specific heat of metals for 1 gram atom does not exceed a value 3R, where R is a gas constant, which is given by Dulong and Pettit law as shown in the figure 4.6 up to melting point of solids. Now, इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, जब तुम 5th सेम में आओगे तब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इन डिटेल तुम डेरिवेशन करोगे ड्यूलॉन्ग एंड पैटिट लॉ का भी और डीबाय लॉ का भी. उन दोनों लॉज जो है उनके रिजल्ट्स को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे ना. जो ड्यूलॉन्ग एंड पैटिट लॉ हमारा है दैट इज द क्लासिकल लॉ और जो डीबाय लॉ है दैट इज द क्वांटम लॉ. ड्यूलॉन्ग एंड पैटिट लॉ के हिसाब से जो स्पेसिफिक हीट है मेटल्स की वो कांस्टेंट होती है, इक्वल टू 3R होती है, वेयर R इज गैस constant even at very large temperatures. ड्यूलॉन्ग और पैटिट लॉ के हिसाब से जो हमारी फिगर होगी वो क्या होगी? देखो ये जो डैश्ड लाइन दे रखी है, दिस इज द ड्यूलॉन्ग एंड पैटिट लॉ. जो हमारी स्पेसिफिक हीट है एट ऑल द टेम्परेचर्स इट विल रिमेन कांस्टेंट इक्वल टू 3R अप टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, बट क्या देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि हाई टेम्परेचर्स पे तो स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट होती है, इक्वल टू 3R होती है, बट लो टेम्परेचर पे जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड टेंड्स टू जीरो एज T टेंड्स टू जीरो. तो ये जो हमारा ग्राफ है सॉलिड कर्व जो है, दिस इज द एक्चुअल कर्व. क्या होता है हमारे पास? इनिशियली जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है as T tends to zero, it is also tending to zero, and as the temperature is increasing, the specific heat increases, and after a certain temperature, it becomes constant equal to the Dulong and Pettit value, that is 3R, where R is the gas constant. ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे ये जो एनॉमली आई है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स की, ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है एट लो टेम्परेचर्स, उसको हम देखेंगे कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ना theoretically जो स्पेसिफिक हीट है मेटल्स की विल गेट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एटम्स एज वेल एज फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज जो स्पेसिफिक हीट होती है मेटल की दैट इज इक्वल टू CV एटॉमिक प्लस CV इलेक्ट्रॉनिक. CV एटॉमिक का मतलब क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक हीट बिकॉज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द metal, and CV electronic जो है this is representing the specific heat because of the moving electrons inside the metal. और वो electrons हमारे कौन से हैं? They are free or you can say the conduction electrons. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम CV atomic निकालेंगे, then CV electronic निकालेंगे, फिर दोनों को add करेंगे, then we'll see what will be the specific heat of metal. तो इसको करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो दी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ KT. क्वाड्रेटिक टर्म हमारी कौन सी होती है? जो स्क्वायर में होती है, जैसे हाफ MV स्क्वायर, हाफ KX स्क्वायर, वो टर्म हमारी क्वाड्रेटिक टर्म होती है. हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इन जनरल? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C. तो ये जो AX स्क्वायर हमारी टर्म होती है ये रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक टर्म, जो BX होती है दैट रिप्रेजेंट्स द लीनियर टर्म, और जो C हमारा होता है वो तो कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज हाफ KT. Now also at absolute zero
According to the classical kinetic theory of matter, the atoms of a solid material are at rest under the action of their mutual attractions and repulsions. The energy of solids in this state is assumed to be zero. इसका मतलब क्या है? अगर हम absolute zero की बात करते हैं, that means if we are talking about T is equal to 0 Kelvin, तो उस केस में जो हमारे मेटल है, मेटल के अंदर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनको हम कर्नल्स भी बोलते हैं। ये जो है एक पर्टिकुलर जगह पे जो है प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? ये जो एटम्स प्रेजेंट है मेटल के अंदर, ये रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी है सॉलिड्स की इन दिस स्टेट इज जीरो। पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, ये एटम्स जो होते हैं दे विल अंडरगो दी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन कहाँ पे होती है? जिस पोजीशन पे ये प्रेजेंट है उस पोजीशन के आसपास जो है दे वाइब्रेट। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द एटम्स जो है दे विल अंडरगो वाइब्रेशंस अबाउट देयर मीन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इस वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन so long as the amplitude of vibration is small. रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, जहां पर के जो है हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है और एक्स क्या होता है? एक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम फ्रॉम द मेन पोजीशन, एंड दिस force is acting on the atoms because of the increase in temperature. तो absolute zero पे जो हमारे atoms होते हैं inside the metal, they are at rest, and as we increase the temperature, these atoms will undergo the simple harmonic motion, or you can say that they will undergo the vibrations about their mean or equilibrium position. Because of this, a restoring force is developed which is proportional to the displacement from the mean position, that means F is equal to minus kx. और ये जो vibrations होते हैं atoms के, they are simple harmonic in nature. So what will be the average energy associated with these atoms according to the law of equipartition of energy? According to law of equipartition of energy, जो average energy होगी associated with the motion of an atom along one coordinate, इसका ध्यान रखना, that will be 2 into half kt, that is equal to kt. ये कैसे आया? देखो, in the case of simple harmonic motion, जो energy होती है atom की along one coordinate can be represented as the sum of two quadratic terms, that is half mv square plus half kx square. इस एक्सप्रेशन से जो है आई थिंक तुम लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। The energy of the atom along one coordinate can be represented as the sum of two quadratic terms in the case of simple harmonic motion, that is half mv square plus half kx square. जो हमारा हाफ mv स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी, और जो हाफ kx स्क्वायर होता है जहां पर k हमारा फोर्स कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है एटम का फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो हाफ kx स्क्वायर जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो क्वाड्रेटिक टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी है दैट इज हाफ kt, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हमारे पास जो एवरेज एनर्जी होगी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन एटम अलोंग वन कोऑर्डिनेट विल बी 2 into half kt, or you can say that half kt plus half kt. So this will be equal to kt. So this is the average energy associated with the atom along one coordinate. Now atoms जो है हमारे they are free to vibrate along three coordinate axis, ठीक है। So what will be the total energy of each atom? थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो टोटल एनर्जी ऑफ ईच एटम जो होगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो है kt है, दूसरे के अलोंग भी kt है, थर्ड के अलोंग भी kt है। हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं x, y एंड z, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एटम विल बी kt plus kt plus kt, दैट मींस 3kt. So now what will be the total energy associated with 1 gram atom of solid due to vibration of atom? 1 gram atom of solid मतलब हमारे पास कितने atoms हैं? We have Avogadro number of atoms. So what will be the total energy associated with the 1 gram atom of solid?
एक एटम की एनर्जी है 3 kT. We have in total n number of atoms where n is the Avogadro number. So the total energy will be n into 3 kT, that means 3n kT, and this nk जो है that is equal to r, where r is representing the gas constant for 1 gram atom. तो हमें क्या मिल गई, हमें total energy मिल गई associated with 1 gram atom of solid because of the vibration of atoms. So what will be the specific heat corresponding to this energy? Specific heat जो है by definition it can be written as del U over del T, जहां पर हमारा U जो है this is nothing but this total energy. तो इसको हम यहाँ पे substitute करेंगे, 3n kT को we'll differentiate with respect to T. तो जब हम 3n kT को differentiate करेंगे with respect to T, we'll get 3nk और you can say 3r. ये हमारा 3RT है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारा ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 3RT विद रिस्पेक्ट टू T, दैट विल बी इक्वल टू 3R. ठीक है, सो दिस इज द atomic contribution to specific heat referred to 1 gram atom of metal. तो हमें specific heat जो है उसका एटॉमिक कंट्रीब्यूशन मिल गया, दैट इज इक्वल टू 3R. ये वही है जो ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ ने दिया था. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी जो स्पेसिफिक हीट है मेटल्स की दैट शुड बी इक्वल टू 3R. दैट मींस इट शुड बी कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर्स. लेकिन ये जो हमारी स्पेसिफिक हीट आई अभी, दिस इज ओनली द एटॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट. अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं निकाला. तो नाउ वी विल सी द electronic contribution to the specific heat. ना हमारा जो मेटल है उसके अंदर we have large number of free electrons. ठीक है, और जो electrons हैं they are free to move along all the 3 coordinate axes, और electrons जो हैं they are free. So for free electrons we know that they do not possess the potential energy, they only possess the kinetic energy. Since electrons are free to move, so no force is acting on the electron, so the potential energy will be 0, and the electrons जो है they will possess only the kinetic energy. That means electrons के केस में we have only one quadratic term. तो one quadratic term के corresponding according to law of equipartition of energy, हमारी एनर्जी एसोसिएटेड क्या हुई, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी हाफ kT. ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे दे आर मूविंग, दे आर फ्री टू मूव अलोंग ऑल दी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी हाफ kT है, तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज एनर्जी क्या होगी, हाफ kT plus half kT plus half kT, that means 3 upon 2 kT, or you can say 3 into half kT, that is 3 upon 2 kT. So according to law of equipartition of energy, the average energy associated with the motion of electron will be 3 by 2 kT. यहाँ पर ये जो 3 का फैक्टर है, this is because electrons जो है they are free to move along all the 3 coordinate axes. और हाफ kT क्यों आ रहा है, बिकॉज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ओनली पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, दे डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारे पास जो है वी हैव ओनली वन क्वाड्रेटिक टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ kT. So now if we assume that one free electron per atom in the metal, so the total energy of a gram atom of solid containing n atoms is. अब ये कहता है जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड है वो 3/2 kT है. लेट्स से हमारा जो मेटल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है
हर एक एटम के करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इफ वी एज्यूम वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन द मेटल, मेटल में जो हमारे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, हर एक एटम जो है इट इज कंट्रीब्यूटिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारे पास टोटल 1 ग्राम एटम ऑफ सॉलिड में हाउ मेनी एटम्स वी हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो हर एक एटम के करस्पॉन्डिंग वी हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव टोटल capital N atoms. That means we have total capital N free electrons. So what will be the total energy, or you can say what will be the total average energy associated with all the electrons present inside the metal? That will be equal to एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज 3/2 kT, और यू कैन से द एवरेज एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैपिटल N है, since we are considering one free electron per atom in the metal, and we have total N number of atoms for a 1 gram atom of solid. So एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी 3/2 kT है। We have in total capital N number of electrons. So what will be the total energy because of these electrons inside the metal? That will be N into 3/2 kT or 3/2 nkt, that is 3/2 RT, where Nk जो है that is equal to R. N is the Avogadro number, K is the Boltzmann constant, R is the gas constant. So now we will find the specific heat because of these electrons inside the metal. That means we are now finding the electronic contribution to the specific heat referred to 1 gram atom of solid और metal. बाय फॉर्मूला क्या होगा? del U अपॉन del T एट कांस्टेंट V. इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे CV है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब सबस्क्रिप्ट में V आता है। सिमिलरली यहाँ पर जब तुम CV एटॉमिक देखोगे तो दिस इज ऑल्सो del U over del T एट कांस्टेंट V. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा होता है CV. तो ये हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट क्या है, डेल ओवर डेल टी ऑफ एनर्जी कितनी है 3/2 RT। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट विल बी 3/2 R, ठीक है। तो ये हमारा आया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, और हमारा एटॉमिक कंट्रीब्यूशन आया था 3R, दिस वन, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल? क्लासिकली जो स्पेसिफिक हीट है रेफर टू 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल फ्रॉम इक्वेशन 4.69 विल बी, इक्वेशन 4.69 हमारी क्या है? This is the equation जो CV metal है, that means the specific heat of metals is equal to the sum of atomic contribution of the specific heat and the electronic contribution of the specific heat. यहाँ पर हमने देखा for 1 gram atom of solid हमारा जो atomic contribution है that comes out to be 3R, और जो electronic contribution है that comes out to be 9/2 R. That comes out to be 3/2 R. Atomic contribution is 3R, electronic contribution is 3/2 R. So what will be the specific heat of a metal? वो क्या होगा? इन दोनों का sum of the atomic contribution and the electronic contribution. So what will be 3R plus 3/2 R? It will be 9/2 R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो स्पेसिफिक हीट है मेटल की, इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 3R। ये 3R से ज्यादा आ रहा है, पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था? एक्सपेरिमेंटली देखा गया था हाई टेम्परेचर्स पे जो स्पेसिफिक हीट होती है मेटल्स की, वो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ को फॉलो करती है, एंड इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल टू 3R, वेयर R is the gas constant. It cannot exceed this value. It cannot exceed the Dulong and Pettit value, that is 3R. पर यहाँ पर हमने जब theoretically इसे कैलकुलेट किया, it came out to be 9/2 R, but experimentally it cannot exceed 3R. तो यहाँ पे ये एक anomaly आ गई in the specific heat of metals at high temperature. So thus we observe that theoretical value of specific heat which is much higher
in comparison to the experimental value 3R. Experimentally जो value थी वो 3R थी. यहाँ पर हमने observe किया जो theoretical value है specific heat की, it is coming out to be greater than 3R. तो ये जो anomaly आई in the specific heat of metals is a big problem and it could not be solved by classical statistics. इसको हम classical statistics जो है उससे solve नहीं कर सकते. This anomaly was solved elegantly by Fermi-Dirac statistics. ये हम अभी देखेंगे कि कैसे ये जो anomaly थी, ये जो discrepancy थी in the specific heat of temperature, it gets resolved by using the Fermi-Dirac statistics instead of classical statistics. ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द Fermi-Dirac statistics. अब यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली जो स्पेसिफिक हीट है मेटल की वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है. लो at St tends to 0, Cv tends to 0, then as temperature increases, specific heat increases, and at a particular temperature it becomes constant, and when we increase the temperature further, specific heat जो है it remains constant equal to 3R. ठीक है, so what we have seen, अगर मैं x एक्सिस पे Cv प्लॉट कर रही हूँ, अगर लेट्स से मैं y एक्सिस पे Cv प्लॉट कर रही हूँ और x एक्सिस पे अगर मैं टेम्परेचर प्लॉट कर रही हूँ, तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था, St tends to 0, Cv tends to 0, and as we increase the temperature, specific heat जो है it increases, and at a particular temperature it becomes maximum, and as we increase the temperature further it remains constant, and this maximum value is 3R, where R is the gas constant, and it was given classically by Dulong and Pettit. तो ये जो बिहेवियर है स्पेसिफिक हीट का एट हाई टेम्परेचर्स, ये एग्जैक्टली मैच करता है विद द ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट इक्वल टू 3R. अब हमें क्या देखना है, एक तो हमें देखना है कि लो टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक हीट जो है उसका जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर देखा गया था वो अब हमें थ्योरेटिकली मैच करना है. एक हमें ये चीज करनी है. दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट है मेटल की, दैट इज द सम ऑफ द स्पेसिफिक हीट बिकॉज ऑफ द एटम्स and the specific heat because of the electrons present inside the metal. और वो हमने जब theoretically निकाला it came out to be greater than the experimental value 3R. तो ये दो discrepancies हैं जिसको अब हमें solve करना है by the Fermi-Dirac statistics. कैसे, यहाँ देखो. According to Fermi-Dirac statistics, the electronic contribution to specific heat per gram atom of metals at low temperature is given by this expression. ये expression जो है हमने last class में derive करी थी when we were studying the electron gas in metals. वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन निकाला था स्पेसिफिक हीट का एट लो टेम्परेचर्स अबव एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, एंड इट केम आउट टू बी दिस, Cv इज इक्वल टू लैम्डा टी. पेज नंबर 138 था जहां पर हमने डिराइव करा था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर्स अबव एब्सोल्यूट जीरो. तो वो हमारा आया था Cv इज इक्वल टू लैम्डा टी, वेयर लैम्डा जो है इट वाज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, वेयर n जो है हमारा इट इज द एवोगैड्रोस नंबर बिकॉज वी आर नाउ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट पर ग्राम एटम ऑफ मेटल. सो हियर दिस n इज रिप्रेजेंटिंग द एवोगैड्रो नंबर. नाउ इस इक्वेशन से हमें क्लियर है Cv हमारा क्या आया है, Cv इज इक्वल टू लैम्डा टी. दैट मीन्स Cv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, St tends to 0, this Cv tends to 0. St tends to 0, the electronic contribution to the specific heat tends to 0. So it is clear from this equation that the electronic contribution to the specific heat of a metal at low temperatures is directly proportional to the absolute temperature and it vanishes at 0 Kelvin, which is in agreement with the experimental observations. Experimentally भी यही देखा गया था, low temperatures पे जो हमारा specific heat है
as temperature decreases, the specific heat decreases, and as T tends to 0, Cv tends to 0. Now, on putting the numerical values of constants in equation 4.71, we find that the contribution of electrons to the specific heat at ordinary temperatures comes out to be nearly equal to 1% of specific heat of atoms. Hence, we consider the specific heat contributed by atoms only. ये क्या कहता है? ये कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है टू द स्पेसिफिक हीट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स जो है वो बहुत कम होता है देन द एटॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट. तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स वी यूजुअली calculate or we usually consider the specific heat contributed by the atoms only. High temperatures पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट का वो बहुत कम हो जाता है इफ वी आर कंसीडरिंग द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. ये हमने कहाँ देखा? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में देखा. फर्दर डीबाय थ्योरी जो है विच इज द प्योरली क्वांटम थ्योरी, it shows that specific heat at very low temperatures is proportional to T cube. This is not T4. This is very important. इसको correct करो. Debye's theory को हम D by T cube law भी बोलते हैं. इस derivation को तुम लोग करोगे जब हम solid state physics पढ़ेंगे in the 5th semester. Debye theory को भी derive करोगे proper और Dulong और Pettit theory को भी हम पूरा जो है in detail जो है पढ़ेंगे. In detail we'll study the classical theory which is the Dulong and Pettit theory and the quantum theory as well which is the Debye theory. तो according to Debye theory जो specific heat होती है at very low temperatures is proportional to T cube. Therefore the specific heat of metals at low temperatures can be expressed as Cv is equal to beta T cube plus lambda T. जब बीटा टी क्यूब जो है हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट एज गिवन बाय द डीबाय थ्योरी, और जो सेकंड टर्म है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट इन अकॉर्डेंस विद फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. तो डीबाय थ्योरी के हिसाब से जो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन था स्पेसिफिक हीट का दैट इज बीटा टी क्यूब, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन था स्पेसिफिक हीट का दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स जो है वो क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट. सो वी कैन राइट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एज बीटा टी क्यूब प्लस लैम्डा टी. Now, moreover, हमने क्या देखा था? At ordinary temperatures, जो हमारा specific heat है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट. सो वी कंसीडर द स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूटेड बाय द एटम्स ओनली. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स जो हमारी एटॉमिक स्पेसिफिक हीट होती है इट बिकम्स स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट बिकम्स रिलेटिवली हाई. लो टेम्परेचर्स पे जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है स्पेसिफिक हीट का वो बहुत ज्यादा होता है. तो Cv जो है हमारा you can say that it is nearly equal to lambda T at very low temperatures. तो जैसे तो यहाँ से हम कह सकते हैं as T tends to 0, Cv tends to 0 जो experimentally भी देखा गया था. This has already been experimentally verified by many scientists for a number of metals. So at low temperatures, that is in the range of temperature from 1.5 to 3 Kelvin, the specific heat जो है it varies in accordance with the equation 4.71. That means Cv is equal to lambda T. But above 3 Kelvin जो beta T cube term होती है it dominates. जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होता जाता है और जो हमारी एटॉमिक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जाता है और जो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाता है. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द बीटा टी क्यूब टर्म जो है इट प्रीडोमिनेट्स इंस्टेड ऑफ लैम्डा टी. So this indicates below 3K for metals, free electrons are the chief contributor to the specific heat. In this way,
Fermi-Dirac statistics has been able to solve the problem of specific heat in metals. Now यहाँ पर अब हमें कैसे पता चला कि Fermi-Dirac statistics जो है उसकी हेल्प से we can solve this specific heat anomaly of metals. अब इसको ध्यान से सुनना, मैं इसको अच्छे से अब ब्रीफ करूंगी. यहाँ पर बना देती हूँ मैं, ठीक है. देखो अब मैं ग्राफ बना रही हूँ और इसको साथ के साथ में समझाऊंगी. y एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, x एक्सिस पे जो है आई एम प्लॉटिंग द टेम्परेचर. नाउ ये क्या कहता है, जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम होगा, ठीक है, बिलो 3 केल्विन, उस केस में जो स्पेसिफिक हीट होगी हमारी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली. at so low temperatures जो atomic specific heat होती है, it becomes negligible as compared to the electronic specific heat. ठीक है, at very low temperatures or at extremely low temperatures atomic specific heat becomes small and the electronic specific heat becomes relatively high. तो specific heat जो है at extremely low temperatures will be equal to lambda T. तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, इस तरीके से, जब T टेंड्स टू 0 है CV हमारा 0 होगा, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा CV जो है हमारा वो भी बढ़ेगा. अब जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यू कैन से अबव 3 केल्विन, उस केस में जो हमारा स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स की, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एटॉमिक कंट्रीब्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन. दैट मींस हमारी जो स्पेसिफिक हीट होगी मेटल्स की, दैट विल बी इक्वल टू बीटा टी क्यूब. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है इट विल वेरी एज बीटा टी क्यूब. तो हमारा कर्व जो है इस तरीके से होगा, इस तरीके से आता है ये कर्व. अगर मैं फाइनली प्लॉट करूं इस तरीके से, अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है एज बीटा टी क्यूब, एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिकम्स मैक्सिमम. उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक हीट जो है अब हमारी वो कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3R. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो हमारा क्वांटम result है, that will approach the classical result. Classically the specific heat is constant, always constant, equal to 3R. पर experimentally देखा गया कि ये जो specific heat है ये constant होती है equal to 3R only at high temperatures, not at the low and not at the low or the intermediate or you can say ordinary temperatures. तो देखा गया at extremely low temperatures जो specific heat है it is varying as lambda T, and as we increase the temperature further, specific heat जो है it varies as beta T cube given by the T cube law or the given by the Debye's theory. And as we increase the temperature further, when the temperature becomes sufficiently high, specific heat becomes maximum equal to 3R. And as we increase the temperature further, specific heat जो है it remains constant, and this constant value is 3R, where R is the gas constant and this value is the classical value which was given by Dulong and Pettit. ठीक है, so this is about the specific heat anomaly of metals. I hope ये सबको clear है. ये बहुत simple है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है. अब हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक रहता है in the unit 3, that is the comparison of Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. हमने जो है अब तक क्या पढ़ा है, हमने फर्स्ट यूनिट में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, सेकंड यूनिट में हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, थर्ड यूनिट में हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है वो पढ़ा. तो अब हमारी ये तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं. तो अब हमें लास्टली क्या करना है, इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है. ठीक है, तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, एंड ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. दिस टॉपिक वील स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास.